सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों, ठीक है। जैसा कि आपको बताया, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया हुआ था केमिस्ट्री के लेक्चर, सही है, और काफ़ी सारे लेसन हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं। हम लोगों ने शुरू किया है बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, जहां पे हम लोग काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, रेट की बात कर रहे हैं रिएक्शंस के अंदर, सही है। बहुत सारे चैप्टर, मतलब बहुत सारे लेक्चर इस चैप्टर के मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आप यहां पे देखो तो दिस इज लेक्चर नंबर 7, मतलब इसके पहले 6 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीटेड है हमारे चैनल पर। तो अगर आप में से किसी भी बच्चे ने नहीं देखा होगा तो जरूर से जाके उन वीडियोस को भी देखेंगे, सही बात है। उसके बाद बच्चों इस लेक्चर के ऊपर आप जंप करेंगे। अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, आप इस वीडियो में प्रोसीड कर सकते हो, या फिर अगर आप सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने आए हो तो भी आप सभी बच्चों का स्वागत है, सही है। तो जैसा कि मैंने कहा बच्चों, आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इसका एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ का डेरिवेशन है जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, उसको डिराइव करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा ग्राफ है बच्चों, उसे समझेंगे। हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर की क्या होती है उसे समझेंगे, सही बात है। उसके बाद शायद अगर समय में रहा तो हम लोग सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी इसी लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो बच्चों लेक्चर को एंड तक देखना, सही बात है। मैं कोशिश करूंगा जितना कम समय में चीज़ों को आपको सिखा सकूं, मैं वो कोशिश जरूर से करूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि वीडियो ज़्यादा बड़ी बने, मैं चाहूंगा कि वीडियो 45-50 मिनट के अंदर अंदर सिमट जाए, सही बात है, ठीक है, खत्म हो जाए, सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूंगा बच्चों, सही बात है, ओके। आप सभी को पता होगा हमारा जो ऐप है, अगर आपको नहीं पता है तो डाउनलोड कर लो, ठीक है, इसे अपने फ़ोन में रख लो। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है बच्चों, क्योंकि केमिस्ट्री बायोलॉजी मैंने ही पढ़ाई है आप लोग को इस चैनल के ऊपर, तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे मैंने अपनी इंस्टा ID मेंशन की हुई है। तो आप सभी बच्चे अपने डाउट्स यहाँ पर ज़रूर पूछ सकते हो। बाकी आपके चैप्टर्स आप लोग को रेगुलरली मिलेंगे, लेक्चर्स आप लोग को रेगुलरली मिलेंगे, ठीक है। साथ ही के साथ आपके लाइव रिवीजन है, आपका लाइव रिवीजन भी ऑलरेडी स्टार्टेड है हमारे चैनल पर। केमिस्ट्री का भी स्टार्टेड है, बायो का भी स्टार्टेड है, सही है। तो उसे भी देखना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उसे भी सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है बच्चों, करते रहना है, क्योंकि आपकी एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, सही है। तो आपकी एग्ज़ाम शायद 11 फेब से शुरू हो रही है, सो बहुत ही कम समय बचा है बच्चों आप सभी बच्चों के पास, सही है। इसीलिए अपने प्रैक्टिस को ज़ोरों शोरों से शुरू रखना है, कोई भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी हमारी तरफ से जितना हम एफर्ट्स लगा सकते हैं बच्चों लगा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो स्लो फील होती है तो आप वीडियो की स्पीड भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, 1.5x की स्पीड में आप देख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलेगा बच्चों, ठीक है। सो लेक्चर नंबर 7 में आप सभी बच्चों का स्वागत है, एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। अगर आपने मुझे पहले से फॉलो किया है, मतलब इस लेसन को पहले से फॉलो किया है मेरे साथ, 6 लेक्चर्स अगर आपने इसके पहले के देखे तो आपको पता होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। आपको पता होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सही बात है। जो ऊपर कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपके रेट ऑफ द रिएक्शन को आप कह सकते हो इफेक्ट करता है, उसके कोएफिशिएंट की वैल्यू को अगर आप ऐड करोगे, सही बात है, उसके कोएफिशिएंट की वैल्यू को अगर आप ऐड करोगे, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो x और y की वैल्यू को अगर आप ऐड करोगे तो जो भी टर्म या फिर जो भी नंबर आता है वो उसी को हम लोग कहते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बट इन दिस लेक्चर हम लोग बात करेंगे बच्चों जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की, मतलब ऐसे रिएक्शंस जिनका ऑर्डर हमें जीरो देखने के लिए मिलता है, जहां पे जो रिएक्टेंट है वो कभी रेट पर डिपेंड ही नहीं करेंगे, समझ रहे हो, वो कभी भी रेट पर डिपेंड ही नहीं करेंगे, सही बात है। तो ऐसी चीजों के बारे में डिस्कशन आज इस लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस, समझ में आई बात, ठीक है। चलो आ जाओ बात करना शुरू करते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो नाउ हम लोग हर एक चीज बच्चों कंसिडर के हिसाब से ही चलेंगे। सो लेट्स सपोज कंसिडर ए रिएक्शन। बच्चों एक रिएक्शन कंसिडर करो, कौन सी रिएक्शन है, मान लो आपका कोई कंपाउंड है A, इट गिव्स P। कोई आपका रिएक्टेंट है बच्चों A और वो क्या दे रहा है, आपको प्रोडक्ट दे रहा है, दैट इज नथिंग बट अ P, सही बात है। आपका ये जो A है, दिस A इज नथिंग बट अ रिएक्टेंट, दिस A इज नथिंग बट अ रिएक्टेंट, और ये जो P है, ये P है बच्चों क्या है, ये P इट इज नथिंग बट योर प्रोडक्ट,
सही बात है, ये पी क्या है आपका प्रोडक्ट। सपोज दैट यू हैव टू कंसिडर अ रिएक्शन और इस रिएक्शन में ए गिव्स पी आपको लिखना है। ओके फिर बच्चों हम बात कर रहे हैं कि आपका ए है रिएक्टेंट और पी क्या है प्रोडक्ट। अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूं, अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहां पे रेट कांस्टेंट लगता है, सही बात है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कौन सा रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट है, तो यहां पे मैंने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ ए, कुछ ऐसा सा टर्म लगेगा। नाउ इसके ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको हम लोग x बोलते हैं ना, इसके ऊपर वाली वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। पर यहां पे जो आपका ऑर्डर है वही अपना ऑर्डर होता है, बट यहां पे जो अपना ऑर्डर है बच्चों वो क्या है, वो है जीरो। ठीक है, वो क्या है, जीरो। मतलब इस a के ऊपर कौन सा टर्म आएगा बच्चों, जीरो। समझ रहे हो, इस a के ऊपर कौन सा टर्म आएगा, जीरो टर्म आएगा। अब आप सभी बच्चों को पता है कि एनीथिंग रेज टू जीरो, एनीथिंग, कोई भी नंबर कि अगर ऊपर जीरो लग गया, एनीथिंग रेज टू जीरो विल ऑलवेज इक्वल टू 1। ये बात आप लोगों ने शायद लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ी होगी कि एनीथिंग रेज टू जीरो इज इक्वल टू 1। सही बात है, तो यहां पे भी वही होगा। देखो किसी भी चीज के ऊपर जीरो लगाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, k इंटू 1, सॉरी k इंटू 1, और इस 1 को अगर हम लोग रिप्रेजेंट ना भी करें तो भी चलेगा। तो मतलब योर रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब बच्चों योर रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। किस केस में, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाले केस में। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाले केस में आपका जो रेट कांस्टेंट है वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करेगा। सही बात है। तो अगर मैं कहूं कि आपको इसकी स्टेटमेंट लिखनी है तो आप कैसे बनाओगे स्टेटमेंट, ये मैं मिटा दूं, ये आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो ये लिख लेना अपनी बुक में। सही है, अगर मुझे इसकी स्टेटमेंट बनानी है जीरो ऑर्डर लॉ की तो मैं स्टेटमेंट कैसे बनाऊंगा, इसका स्टेटमेंट हो जाएगा बच्चों, द रिएक्शन इन विच द rate is independent on the concentration of the reactant। समझ में आया क्या लिखा मैंने। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जितने भी रिएक्शंस थे बच्चों उनके अंदर जो रेट था बच्चों वो किस पे डिपेंड करता था, वो डिपेंड करता था रेट आपके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता था। मतलब रिएक्टेंट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है उस पे डिपेंड करता था। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो यहां पर अगर आप देखो रेट ऑफ द रिएक्शन की इक्वेशन क्या है, ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, आपके k के वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, मतलब रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसीलिए मैंने क्या लिखा, द रेट ऑफ द रिएक्शन इन विच द रेट इज इंडिपेंडेंट। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब ये डिपेंड नहीं है, आपका रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट होता है ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन, और आपका रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इक्वल टू द कांस्टेंट के। ये चीज समझ में आई है, इस चीज का पहले स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप बच्चों आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी, क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये सिंपल सी चीज है, थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। यू हैव टू कंसिडर अ रिएक्शन जैसे ए गिव्स पी, सही बात है, जिसमें ए आपका रिएक्टेंट है, पी आपका प्रोडक्ट है। फिर मैंने क्या बोला कि रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू के और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब ये कौन सा है बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए इसका एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब एनीथिंग रेज टू जीरो, किसी भी चीज का रेज टू जीरो क्या होता है, हमेशा 1, तो इसकी जगह आप 1 लिख दो। 1 को आप नहीं शो करोगे तो भी चलेगा, तो मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो मैंने वही चीजों को बच्चों एक शब्दों में लिख दिया कि द रिएक्शन इन विच द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है।
समझ में आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन? क्लियर है? क्लियर है? यू कैन नोट इट डाउन। ओके, चलो अब आगे मुझे एक और डेरिवेशन सॉल्व करवाना है विच इज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आ जाओ बात करते हैं इसकी। नाउ वी हैव टू डिस्कस इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आई बात? मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मुझे इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है दैट आई हैव टू फाइंड। सही है? समझ में आई बात? ठीक है। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, ये चीज मैंने पहले भी पढ़ाई है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोग ने फर्स्ट ऑर्डर में भी फाइंड किया था, याद है? जहां पे हम लोग ने सबसे पहले रेट लिखा था, सबसे कौन से दो रेट लिखे थे, एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन लिखा था और एक रेट लॉ लिखा था। उन दोनों को हमने लास्ट में इंटीग्रेट कर दिया था। सो सेम चीज यहां पे भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? सेम टू सेम चीज यहां पे भी करने वाले हैं, बट थोड़ी सी चीजें अलग होंगी। कैसे? देखो, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर ए रिएक्शन। एक रिएक्शन कंसिडर करो, सेम वही रिएक्शन जो अभी हम लोग ने ली थी बच्चों। कौन सी? आपका A गिव्स P, ठीक है? आपका A गिव्स P, जहां पे बच्चों आपका जो A है, दिस इज अ रिएक्टेंट। अब ये तो आप सभी बच्चों को पता ही है कि ये आपका रिएक्टेंट है एंड ये आपका क्या है? प्रोडक्ट। सही है? सही बात है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है? रेट ऑफ द रिएक्शन। हम लोग दो रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों हमेशा। हम लोग किसकी बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन की और रेट लॉ की। सही बात है। तो यहां पे भी हम लोग दो चीजें करेंगे, एक आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन की जगह मैं ROR लिख दूं, चलेगा? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? और ये बराबर होगा किसको? ये बराबर होगा बच्चों आपके रेट लॉ को। ये किसके बराबर होगा बच्चों? रेट लॉ का। मतलब दोनों रेट ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बस दो अलग अलग थियरीज है रेट को फाइंड आउट करने की। एक है बच्चों आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन और एक है आपका रेट लॉ। सही बात है। अब इन दोनों को बस मैं यहां पर लिखना चाहता हूं। अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन की, तो इसका वैल्यू क्या होता है? इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, डी ऑफ ए डिवाइड बाय डी टी। सही है? ऐसे लिखते हैं ना हम लोग इसको, डी के फॉर्म में लिखते हैं, डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखते हैं। सो डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय डी टी, और यहां पे लगेगा बच्चों माइनस वाला साइन। क्यों? ये भी चीजें पहले से डिस्कस है, अगर आप पहले के लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको पता होगा ये माइनस का साइन क्यों लगता है। क्योंकि आपके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब रिएक्शन प्रोसीड करता है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन गिरती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो जब आपका रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, दैट्स व्हाई यहां पर बच्चों माइनस का सिंबल लगता है, इसलिए यहां पे माइनस लगता है। सो माइनस डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी इज इक्वल टू किसका? रेट लॉ। अब इसका रेट लॉ क्या होगा बच्चों? के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब ऊपर क्या आएगा बच्चों? जीरो। ऊपर क्या आएगा? जीरो, बिकॉज इट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन क्या है आपका? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो ऊपर यहां पे क्या आएगी बच्चों? वैल्यू आपकी क्या आएगी? क्या आपको इतना समझ में आया है? कैन आई रिपीट? अगर आपको नहीं समझ में आया बच्चों तो मैं रिपीट भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, वी हैव टू कंसिडर अ रिएक्शन। ओके, हम लोग ने एक रिएक्शन कंसिडर किया, A गिव्स P, जहां पे A आपका रिएक्टेंट है, P आपका प्रोडक्ट है। ओके, वेरी गुड। फिर अब मैंने बात की रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। तो रेट ऑफ द रिएक्शन मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, एक आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन और एक आपका रेट लॉ। सही बात है। अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन से बात करूं तो बच्चों ये कुछ इस प्रकार की इक्वेशन बनेगी। अगर मैं रेट लॉ की बात करूं तो कुछ इस प्रकार की इक्वेशन आपकी फॉर्म होती है। यहां तक आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नाउ लेट्स प्रोसीड। अगर मैं इसकी बात करूं, एनीथिंग रेज टू जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो अगर मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखूं तो क्या चलेगा? dt इज इक्वल टू के। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिखूं? चलेगा। आप बोलोगे सर ये कहां गया, तो आप यहां पे ऐसे लिखोगे, ब्रैकेट बना के, ऐसे ब्रैकेट बना के लिखो 0 इज इक्वल टू 1, मतलब एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। तो 1 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि k से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो k ही आएगा आंसर। सही बात है, किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो वही आता है ना। तो इसीलिए a कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a
ऑफ जीरो ऑर्डर इज इक्वल टू 1 होता है बच्चों, एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, उसकी जगह 1 लिखा, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और आपको कुछ ऐसी सी इक्वेशन मिलेगी। समझ में आ गई, आपको कुछ ऐसी सी इक्वेशन मिलेगी। अब सेम टर्म को एक साथ कर दो, जैसे ये आपका k वाला टर्म है, तो ये dt वाला टर्म भी मैं क्या कर देता हूँ बच्चों, उस तरफ भेज देता हूँ। सही है, ये वाला टर्म मैं क्या कर देता हूँ, इस तरफ भेज देता हूँ। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, माइनस डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के डी टी। सही बात है, के डी टी। अगर मैं इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो बच्चों इस इक्वेशन को मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक कहने का तरीका है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि इस माइनस को मैं यहां भेज देता हूं, ठीक है। अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। सही बात है, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप ऐसा भी कह सकते हो, या फिर मैंने ऐसा कहा कि मैंने इस माइनस को यहां भेज दिया। तो इक्वेशन कैसा बना, d ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू माइनस के डी टी। क्या आपको इतनी चीज समझ में आई है? इस चीज को इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, ठीक है। इस चीज को आपको इक्वेशन नंबर 1 लिखना है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई हैं? हाँ बच्चों, क्या आपको इतनी बातें समझ में आई हैं? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे बढ़े, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बच्चों इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो हम क्या करेंगे, इस चीज का इंटीग्रेशन करेंगे। सही बात है, इस चीज का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। चलो आ जाओ, वही चीज मैं वापस लिखता हूं पहले, डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। नाउ यू हैव टू राइट लाइक दिस, integrating the above equation on both the side, मतलब दोनों साइड को मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो मतलब यहां पे भी एक इंटीग्रेशन लग जाएगा, यहां पे भी इंटीग्रेशन लग जाएगा। तो कैसा हो जाएगा इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, माइनस भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टी। सही बात है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टी। सही बात है। इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, ध्यान से सुनो। इंटीग्रेशन हो रहा है बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा बच्चों, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ए नॉट बाय ए टी। यहाँ पे ए नॉट है मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, मतलब रिएक्शन प्रोसीड हो रही है ना। और मैं यहाँ पे बात करूँ तो टाइम 0 और यहाँ पे टाइम आपका टी, यहाँ पे आपका टाइम 0 और यहाँ पे आपका टाइम टी। कुछ ऐसा सा इक्वेशन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? हाँ क्लियर है। आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ में आई है। अब अगर मैं बात करूं तो मैं इसको इंटीग्रेशन पुट कर दूं, कैसा होगा इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा, डी हट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैसा बचेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ए नॉट से लेके ए टी तक। सही बात है, क्योंकि डी कट जाएगा, इंटीग्रेशन कट जाएगा ना, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है। मेरे को इतना मैथ्स आता नहीं वैसे तो, पर जितना आता है मैं उतना सिखा सकता हूँ बच्चों। इससे ज़्यादा मैं तुमको मैथ्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैथ्स का एक्सप्लेनेशन नौशाद सर मेरे से बहुत बेटर करते हैं, तो वहाँ पे आप मैथ्स सीख सकते हो। बट मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि ये इंटीग्रेशन और डेरिवेशन कट जाता है। सही बात है, और यहाँ पे आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट लग जाता है, तो आपका ए नॉट अपॉन ए टी। सही बात है, इज इक्वल टू माइनस के, ये आपका माइनस के जैसा का तैसा ही, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, और यहाँ पे टी 0 से लेके टी टाइम टी तक। सही बात है। अब टी 0 तो 0 ही होगा, तो हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, के टी। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, इसको कैसे लिखेंगे, अब लिमिट कैसे लगाते हैं हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमेशा कैसा होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। क्या ये इक्वेशन सही है? क्या ये इक्वेशन जो मैंने अभी तक किया है आपको समझ में आया है? सही तो है, मुझे पता है, पर क्या आपको ये समझ में आया है? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर बच्चों मान लो इसी इक्वेशन को मैं ये माइनस हटाने के लिए मान लो बच्चों मैं कर देता हूं मल्टीप्लाई। ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 है, एंड आई एम राइटिंग मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय -1, ठीक है, इसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, देखो इसको मैं यहाँ लिख दूँ, इसको यहाँ लिख दूँ, चलेगा। तो ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं प्लस वाले को आगे लिख देता हूँ बच्चों, a0। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों, माइनस at, और ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, kt। सही बात है, ये क्या बन जाएगा आपके kt। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ये है बच्चों आपकी फाइनल इक्वेशन, किसके लिए, फॉर द इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसा लिखेंगे, अबव इक्वेशन इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द इंटीग्रेटेड rate law for zero order reaction। ओके डन। मेरी तरफ से बच्चों ये इक्वेशन आई होप आपको समझ में आई होगी। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या? हाँ बच्चों क्लियर है? ओके 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 ओके, समझ में आ गया, ठीक है, चलो वेरी गुड। चलो आगे बात करें, आगे बात करें। बोथ द इक्वेशन आर ओके एंड बोथ द इक्वेशन आर इंपॉर्टेंट, सो आर वी गुड? ओके चलो समझ में आ गया। तो ये इक्वेशन बच्चों आपकी फाइनल इक्वेशन बनती है। चलो ये भी इक्वेशन फाइनल, ये भी इक्वेशन फाइनल है, कोई चेंजेस नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस मैंने क्या किया है, ये माइनस हटाने के लिए, मुझे ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे, तो ये माइनस हटाने के लिए मैंने सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में -1 कर दिया। इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये प्लस की वैल्यू माइनस हो गई, ये माइनस की वैल्यू प्लस हो गई, ये माइनस की वैल्यू यहाँ प्लस हो गई। बस मल्टीप्लाई में -1 किया, कुछ नहीं किया। बाकी दोनों इक्वेशन सेम, दोनों इक्वेशन काम किए। समझ में आ गया? ठीक है चलो नेक्स्ट लेट डिस्कस अबाउट यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट। वी हैव टू डिस्कस यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट, किसमें, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो कोई भी बच्चा मुझसे नहीं पूछेगा सर ये कैसे आता है, क्योंकि यूनिट मैंने पता नहीं कितने बार, मैंने 4 से 5 बार तो सिखाई होगी। के की यूनिट का सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, के की यूनिट का, अगर आप मेरे पहले लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको पता होगा। के की यूनिट का सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, मोल पर लीटर। लीटर की जगह आप डीएम क्यूब भी लिख सकते हो, चलेगा, डीएम क्यूब भी लिखोगे चलेगा, लीटर भी लिखोगे चलेगा। यहाँ पे आता है 1 - n और यहाँ पे आता है बच्चों सेकेंड -1। ये मैंने कितनी बार बताया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 0। n मतलब क्या होता है, x + y। x भी 0 है, y भी 0 है, सही है, x भी 0 है बच्चों, y भी 0, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो बस आप क्या करो, n की जगह 0 पुट कर दो, 1 - 0 1 आएगा। तो k की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज मोल पर डीएम क्यूब 1, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका सेकेंड इनवर्स। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, मोल पर डीएम क्यूब, देखो -3 लिख सकते हो, या फिर यहां पे स्लैश मार के लिख सकते हो डीएम क्यूब, -3 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका सेकेंड इनवर्स। दोनों ही सही है, दोनों ही इक्वेशन सही है बच्चों। और ये कैसे बनता है ये भी मैंने आपको बताया है, ये कैसे बनाया जाता था ये भी मैंने आपको बच्चों सिखाया था के की यूनिट से। सही बात है, ये भी बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। क्लियर है? क्लियर है? ओके ओके। तो ये सब स्टेटमेंट आई होप आप लोग चीजें समझ में आ रही होगी। इसका स्क्रीनशॉट लिया क्या आप सभी बच्चों ने? ले लिया है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव। कहाँ गया भाई, अगला टॉपिक, हाँ, हाफ लाइफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ कैसे हम फाइंड करें। हाफ लाइफ आप सभी को पता है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया बच्चों, जब फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने हाफ लाइफ एक्सप्लेन किया था। हाफ लाइफ क्या होता है, जब एक रिएक्शन प्रोसीड कर रही है ना, जब एक रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो उसका आधा कॉन्सेंट्रेशन खत्म होने में, मतलब 50% कॉन्सेंट्रेशन खत्म होने में कितना समय लगा, उसी को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। सही बात है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन।
अभी हमने क्या स्टेटमेंट पढ़ा है? अभी हमने जो आपका इक्वेशन नंबर 3 था क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी इज इक्वल टू के टी। क्या यही इक्वेशन था? लेट मी चेक। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस ए टी, हाँ के टी सही इक्वेशन, यही मैंने पढ़ा बच्चों, यही वाला इक्वेशन। रुको इसको अलग कलर से लिखते हैं। सेम इक्वेशन, सही इक्वेशन था। क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी इज इक्वल टू के टी, सही है। नाउ इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं बच्चों लेफ्ट साइड में, बिकॉज आई नीड स्पेस। ओके, नाउ हमको क्या पता है बच्चों, अगर हम लोग हाफ लाइफ स्टडी कर रहे हैं तो मुझे पता है कि जो t है उसे मैं क्या पुट करूंगा, T1/2 पुट करूंगा, सही है। और जो आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है यानी AT, ये जो आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है इसे मैं क्या पुट करूंगा बच्चों, A0/2 पुट करूंगा। ये कैसे आता है, ये मैंने जब फर्स्ट ऑर्डर वाला सिखाया था वहां पे बताया था बच्चों। देखो कुछ नहीं है, A0 आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। A0 क्या है? A0 इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। A0 क्या है? आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन जब आधी होगी, जब आपका कॉन्सेंट्रेशन 50% तक चला जाएगा रिएक्टेंट का, उसी को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इसका आधा। तो ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? A0/2, मतलब इसका आधा। सही बात है, ठीक है। अब इन चीजों को हमें यहां पुट करना है, पर पुट करने से पहले लेट मी फर्स्ट थोड़ा सा इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते। कैसा? अगर ये t इधर मल्टीप्लाई में है, यहां पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, सही है। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी डिवाइड बाय t, सही बात है। अब इस t की जगह हम क्या पुट करेंगे? T1/2। इस AT की जगह हम क्या पुट करेंगे बच्चों? A0/2। यहां लिखूं, यहां लिखता हूं, चलो। क्या बोल रहा है बच्चों? k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस इस AT की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0/2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0/2 डिवाइड बाय, यहां पे क्या हो जाएगा? t की जगह T1/2, t की जगह क्या पुट करेंगे? T1/2। क्लियर है, सही है। अब अगर मुझे इन दोनों को माइनस करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो मतलब मैं इसको, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा और 2 को इससे डिवाइड करूंगा। ऐसे ही होता है ना। अगर मुझे, कहां गया, अगर मुझे ऐसे करना है 1 - 1/2, इन दोनों को सॉल्व करना है तो क्या होगा? ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इसमें माइनस होगा, सही बात है ना। और इसके नीचे मतलब ये भी 2 को इससे मल्टीप्लाई भी करो और 2 को इससे डिवाइड भी करो, सही बात है। तो ऊपर भी 2 आना चाहिए, नीचे भी 2 आना चाहिए। सेम चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी 2 से करेंगे और डिवाइड भी 2 से करेंगे। तो इक्वेशन कैसा बनेगा? इक्वेशन कैसा बनेगा? 2A0 माइनस A0, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, सही बात है। A0/2, यहाँ पे भी A0/2, क्योंकि ये सेम है, सही बात है। तो मैं इस 2 को कॉमन लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक लाइन डाल के बच्चों यहाँ पे कॉमन लिख सकता हूँ, सही है, सही है। और इज इक्वल टू डिवाइड बाय T1/2, सही है। कुछ अच्छे से लिखना है यार, T1/2। ये समझ में आया मैंने क्या किया बच्चों? ये हम लोग 5वीं में सीखते थे, प्लीज। हाँ, ये हम लोग 5वीं में सीखते थे। क्या करना था? देखो, इसको इधर मल्टीप्लाई भी करो, इसको इधर डिवाइड भी करो, ताकि हम डिनोमिनेटर सेम कर सके। और डिनोमिनेटर सेम होगा तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, सही बात है। तो मैंने इसको क्या किया, चाहे आप ये वाला स्टेप लो जो मैंने अभी सिखाया, चाहे आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो इसी को 2 से। तो यहाँ पे नीचे भी 2 आ जाएगा, ऊपर भी 2 आ जाएगा, फिर 2 - 2 सेम डिनोमिनेटर। और मैंने क्या लिखा? दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दिया। अब देखो ये 2 बच्चों यहाँ पर क्या है? डिवाइड में है। ये 2 क्या है? यहाँ पर डिवाइड में है। अगर इस 2 को मैं नीचे भेजता हूं, ये 2 यहाँ पर डिवाइड में है, अगर ये 2 नीचे जाएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये सेम इक्वेशन कैसे हो जाएगी? ये 2 इधर नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और सिमिलरली 2A0 माइनस A0 कितना हो जाएगा? 1A0। देखो यहाँ पे 2A0 है, 2A0 है। इस 2A0 में से एक A0 मैंने गायब कर दिया, तो कितना A0 बचा? 1A0 बचा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? ऊपर A0, और ये 2 अगर नीचे आया तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 2 T1/2। किसका इक्वेशन है? ये K। तो ये आपका इक्वेशन है बच्चों किसका? हाफ लाइफ का। दिस इज द इक्वेशन फॉर हाफ लाइफ। यहां पे लिखो हाफ लाइफ इक्वेशन फॉर, किसके लिए? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या छोटे? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? बताओ जरा। ओके 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 ओके, चलेगा चलेगा चलेगा। क्लियर है? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कुछ नहीं किया है बच्चों, ये स्टेप आपकी बुक में नहीं दिया है। आपकी बुक इसके बाद नहीं, हाँ इसके बाद डायरेक्ट ये लिखिए, आपकी बुक खा जाती है चीज़ें। तो कुछ नहीं करना है, देखो डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करो, 2a माइनस ये बन जाएगा, डिनोमिनेटर सेम 2 बन जाएगा, नीचे ये 2 ऊपर डिवाइड में है, नीचे आया तो मल्टीप्लाई। देखो ये कॉमन मैथ्स है, इतना मैथ्स तो मुझे भी आता है बच्चों, तो आपको तो आना ही चाहिए। मेरे को तो, मेरी तो मैथ्स वैसे भी वीक है, मेरा खाली 10th तक मैथ्स अच्छा था। 10th में मेरे को मैथ्स में 10th के बोर्ड में 97 मार्क्स मिले थे 100 में से, बट उसके बाद 11th-12th में मेरा मैथ्स खराब हो गया, झूठ नहीं बोलूँगा। इंटीग्रेशन डेरिवेशन ज़िंदगी खराब कर दिया, पर थोड़ी बहुत चीज़ें आती है मेरे को। तो ये 2 नीचे जाएगा भाई, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ आपका इक्वेशन बनता है। दिस इज द इक्वेशन फॉर द हाफ लाइफ टाइम। ओके चलो आगे बढ़े। आगे क्या है? आगे है बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हमें करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहां पे हम लोग सबसे पहले कौन सा इक्वेशन लेंगे? हम लोग इक्वेशन लेंगे यहां पर जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने प्रूफ किया ना, उसका वाला इक्वेशन, और माइनस वाला इक्वेशन लेंगे। माइनस वाला कैसा इक्वेशन था? वो कैसा इक्वेशन था बच्चों? 80 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू माइनस KT, ये वाला इक्वेशन याद आया? कहाँ गया? 80 माइनस ए नॉट कहाँ गया? 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 ओके यहाँ देखो, 80 माइनस ए नॉट माइनस KT, इसको अपोजिट किया था, ए नॉट माइनस एटी पे KT प्लस लगा था ना बच्चों, पर हमने ये वाला इक्वेशन लिया है, यानी इक्वेशन नंबर 2, 80 माइनस ए नॉट माइनस KT। ओके ओके, तो ये वाला इक्वेशन हमने यहाँ पर लिया है। ओके ठीक है, फिर क्या है बच्चों? अगर मैं इसको यहाँ भेज दूँ, ये प्लस में, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? माइनस, सॉरी माइनस में, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? प्लस में। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको हम लोग? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 इज इक्वल टू माइनस KT प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट। सही बात है, ये क्या हो जाएगा आपका? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो ये जो है बच्चों, ये आपका लगता है y की तरह, मतलब ये y एक्सिस पे आएगा। ये आपका है बच्चों m, ये आएगा बच्चों आपका x एक्सिस पे, और ये आएगा आपका बच्चों c एक्सिस पे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म हुआ है। और ये जो आपका m है, m का मतलब क्या होता है? m का मतलब क्या होता है बच्चों? m इज नथिंग बट स्लोप। सही बात है, और स्लोप क्या है बच्चों? यहाँ पे माइनस में। स्लोप कहाँ कैसा है? माइनस में। तो ग्राफ आपका ऐसे जाएगा। ये चीज आपको मैंने सिखाई है ना, ये चीज मैंने आपको सिखाई है। अगर आपका स्लोप पॉजिटिव में होगा तो ग्राफ ऐसे जाता है, अगर आपका स्लोप नेगेटिव में होता है तो आपका ग्राफ ऐसे जाता है। सही बात है। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे C की वैल्यू भी है, अब इसकी तो कुछ वैल्यू होगी ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ ना कुछ होगा, तो मतलब आपका ग्राफ कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? देखो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो लेट मी ड्रॉ द ग्राफ। नीट ग्राफ बना दे तो बच्चों, मुझे तंग मत करो बच्चों। ओके, ऐसा ऐसा, ठीक है ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या है? t यानी टाइम, ऐसे लिख दूं, टाइम t ब्रैकेट में लिख देता हूं। y एक्सिस पे क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80। सही है। स्लोप कैसा है? माइनस में। तो आपका ग्राफ हमेशा हमेशा ध्यान रखने का है, ये चीज़ों का, ये छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना है बच्चों आपको। ग्राफ आपका कैसा है? माइनस में है, स्लोप माइनस में है, तो ग्राफ आपका कैसा बनेगा? कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा। सही बात है। यहाँ पे आप स्लोप भी लिख सकते हो इफ़ यू वांट, आप ऐसा करके लिख सकते हो, ज़्यादा बड़ा हो गया, ऐसा लिख दो, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, यानी रेट कांस्टेंट का माइनस वाला वैल्यू। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? ठीक है, चलेगा। ओके, लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स। किसके?
सम एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे सम, अरे यार कलर चेंज हो जाता है लिखते लिखते, सम एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या करें अब, ओके ओके। सबसे पहला एग्जाम्पल बच्चों ध्यान से सुनेंगे, सब समझ में आएगा, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल, अगर आप अमोनिया को तोड़ोगे, किसको, अगर आप अमोनिया मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हो तो यहां से दो चीजें निकलती हैं। क्या क्या है इसमें, दो चीजें तो हैं, एक नाइट्रोजन है एक हाइड्रोजन है। तो यहां से निकलता है बच्चों एक आपका गैस N2 और एक यहां से निकलता है आपका गैस H2। ठीक है, इसको थोड़ा सा दूर लिखता हूं मैं। एक निकलता है बच्चों आपका गैस H2, बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक आपका गैस निकलता है N2 और एक आपका गैस क्या निकलता है H2। ओके, बहुत अच्छी बात है। यहां पे अगर आप ध्यान दो तो अब N2 कितना है, मतलब यहां पे नाइट्रोजन कितना है 2, यहां पे नाइट्रोजन कितना है 1, तो मतलब यहां पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। अगर आपने यहां पे 2 लगाया तो हाइड्रोजन कितना हो गया 6, 3 2 6, यहां पे हाइड्रोजन कितना है 2 ही है, तो मतलब यहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा बच्चों 3 3 2 6। तो नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड और दिस इज द एग्जांपल, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल फॉर किसके लिए बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आपको समझ में आना है बच्चों कि जब आप गैस मॉलिक्यूल को तोड़ते हो तो इस प्रोडक्ट पे, मतलब इसकी रेट पे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सो इट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, और एक और रिएक्शन है, कौन सा, दूसरा रिएक्शन कौन सा है बच्चों, दूसरा रिएक्शन है N2O का। जब N2O टूटेगा, सही बात है, तो देखो यहां से भी 2 गैस निकलेंगे, एक N है एक 2 है, तो यहां से निकलता है बच्चों एक N2 और यहां से निकलता है आपका एक O2। यहां से N2 निकलता है, यहां से O2 निकलता है। ठीक है, फिर देखो बच्चों ऑक्सीजन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। कितना है ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, N2 बैलेंस है, N2 इधर भी N2 इधर भी, N2 बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, सही बात है। ठीक है, तो अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूं, रुको, अगर बच्चों मैं इसके आगे 2 लगा दूं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाँ बैलेंस हो गया। देखो 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहां पे भी है, पर अगर इसके आगे 2 लगाने से नाइट्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, नाइट्रोजन डिसबैलेंस हो गया। देखो नाइट्रोजन अब 4 हो गया है और यहां पे नाइट्रोजन 2 ही है, तो कुछ नहीं करना, यहां पे भी 2 लगा दो भाई, खत्म हो गया। ये भी आपका नाइट्रोजन क्या हो गया बच्चों, बैलेंस। एंड नाउ दिस इक्वेशन, दिस आर द एग्जांपल। देखो यहाँ पे गैस लिखना है, दीज आर द गैस, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, N2O भी गैस ही होती है, ये भी गैस ही होती है। Now these are the examples for किसके लिए बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आई होप नहीं आई होप बच्चों आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। एंड ये आपका एग्जांपल लिखने की, आपके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये टूटेंगे। एक्चुअली में ये मॉलिक्यूल टूटते हैं, इनके ऊपर एनर्जी डाली जाती है, मॉलिक्यूल टूटते हैं, N2 निकलता है, H2 निकलता है, सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया। सो वी हैव सम टाइम, ओके। आगे चलें, हो गया नोट, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, आगे है बच्चों सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ओके, इसका डेफिनेशन मैं लिख लेता हूं पहले, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। चलो लिख लेता हूं पहले मैं, द रिएक्शन विच इज accepted to be more than first order, ऐसा लिख सकते हो आप, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, the reaction which is expected to be higher order, to be higher order, but अच्छा राइटिंग नहीं निकलता यार, but the reaction will be, or the reaction is first order only, first order reaction only,
सही है। दिस इज नोन एज सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोला मैंने, समझा नहीं समझा? सुनो क्या बोला मैंने बच्चों, सुनो। सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ये हमें बात करना है। ये जो वर्ड है ना बच्चों सुडो, सुडो का मतलब होता है झूठा, झूठा, फॉल्स। ठीक है, इसका अच्छा वर्ड है फॉल्स। मतलब ऐसा रिएक्शन जो आपको लग रहा था कि यार ये हायर ऑर्डर होना चाहिए, ये या तो सेकंड ऑर्डर होना चाहिए या तो थर्ड ऑर्डर होना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा था, बट एक्चुअल में वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकलता है। मैंने क्या बोला, समझा? ऐसा रिएक्शन जिसे आप देखकर आपको ये लगेगा, जब आप रिएक्शन को स्टडी करो आपको लगेगा नहीं यार ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए, रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। सही है, दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, दो रिएक्टेंट या उससे ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, तो उस पर डिपेंड करेगी ये रिएक्शन। बट नहीं, जब आप एक्चुअल में स्टडी करोगे रिएक्शन को, एक्सपेरिमेंटली स्टडी करोगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं ये आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो मैंने लिखा भी वही है, द रिएक्शन विच इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्सेप्टेड, क्या लिखा है मैंने, एक्सेप्टेड, एक्सपेक्टेड होना चाहिए ना, एक्सेप्टेड। यार मैं इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, एक्सेप्टेड, एक्सपेक्टेड, एक्सेप्टेड, बहुत कंफ्यूज होता है। ठीक है, द रिएक्शन विच इज एक्सेप्टेड टू बी हायर ऑर्डर, मतलब ऐसा रिएक्शन जो एक्सपेक्ट हमने किया था कि ये हायर ऑर्डर का रिएक्शन होगा, बट इट इज फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कैसा हमको मिला बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मिला। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। इसका मतलब क्या है, सुनिए। मिथाइल एसीटेट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, आपको आना चाहिए, CH3 C double bond O CH3. This is the compound which is known as methyl acetate. क्या स्पेलिंग है, अभी लिखा भी भूल गया, एसीटेट। सही है, इसका हमें करवाना है हाइड्रोलिसिस, मतलब हमें रिएक्शन करवाना है बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सही बात है। और आपको क्या मिलेगा, दैट वी हैव टू स्टडी। सुनो सुनो बताता हूं, बहुत इजी रिएक्शन है। एक वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक वाटर के मॉलिक्यूल में होता है बच्चों एक H और एक OH, यही दो चीज होती है वाटर के मॉलिक्यूल में। एक होता है H और एक होता है OH, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सुनो, ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये यहां से ब्रेक होगी, इस वाले पोजीशन से ब्रेक होगी, ठीक है, ये इस वाले पोजीशन से ब्रेक होगी। ये जो आपका OH वाला मॉलिक्यूल है ये जाके अटैच होगा इस वाले पोजीशन पे, और ये जो आपका H वाला मॉलिक्यूल है ये जाके अटैच होगा इस ऑक्सीजन के साथ। क्या बोला मैंने, समझा? मैंने बोला बच्चों कि ये रिएक्शन इस जगह से ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी ये रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, इस जगह से टूट जाएगी। H2O है, OH कहां पे अटैच होगा, इस कार्बन पे अटैच होगा। इसी डबल बॉन्ड वाला दिख रहा है, ये कार्बोनिल कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन पे आपका OH अटैच होगा। एंड ये जो H है ये कहां पे अटैच होगा, इस ऑक्सीजन पे अटैच होगा। तो कंपाउंड कैसा मिलेगा आप लोग को, देखो आप लोग कंपाउंड मिलेगा बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O OH। दिस इज द, देखो C पे क्या लग गया, OH लग गया, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और यू कैन से एसीटेट ग्रुप है। सही बात है, एसिटिक एसिड है, सही बात है। एंड दूसरा आपको क्या मिला, CH3O, और इस O पे क्या लग गया बच्चों, H लग गया, यानी आपका एक मिल गया अल्कोहल और एक मिल गया एसिड। ये आपको मिला बच्चों एसिड। कौन सा एसिड है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, लिखेंगे यहाँ पे, लिख लेना कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या मिला बच्चों, आपका अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है ये आपका मीथेनॉल है। कौन सा अल्कोहल है, मीथेनॉल है। सही बात है, ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, रिएक्शन तो हमें समझ में आ गया सर। पर सुनो बच्चों, जब आप इस रिएक्शन को देखोगे और मैं बोलूंगा बच्चों जरा इसका रेट बताओ, इस रिएक्शन का रेट बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे, हाँ सर बता देते हैं, क्यों बक, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप बोलोगे कि सर रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन
इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, आप बोलोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस यानी आपका CH3 CO, ये CO फिर O CH3, आप बोलोगे इस पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा, H2O पे। सही है, H2O। मान लो मैं इसको देता हूं बच्चों K डैश, ये कांस्टेंट क्या है मेरा K डैश, मान लो K डैश इस पे डिपेंड करेगा। सही बात है, आपने बोला इस पे डिपेंड करेगा, बट जब इस रिएक्शन को एक्चुअल में प्रैक्टिस किया गया, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया गया, देखो मैंने पहले भी तुमको बोला था कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। आप कभी भी इसको थियरी से देख के डिफाइन नहीं कर सकते, पर ये देखने में लग रहा था कि यार इसके एक मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हो रहा है, मतलब जितना मॉलिक्यूल ये होगा उतना मॉलिक्यूल ये भी चाहिए, मतलब इसका और इसका रेट डिपेंड करेगा, दोनों पे रेट आपका डिपेंड करना चाहिए। पर एक्चुअल में रेट इस पे डिपेंड ही नहीं करता, इसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है। मतलब मान लो बहुत सारा पानी है, उसके अंदर आपने 1 ml डाल दिया, आपका ये मिथाइल एसिटेट डाल दिया, तो वो कितने से रिएक्ट होगा, बहुत ही थोड़े से रिएक्ट होगा, बाकी पूरा तो रिएक्शन हुआ ही नहीं। मतलब ऑलमोस्ट इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा बच्चों, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसीलिए हम लोग देखो ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, और ये क्या हो जाएंगे, सेकंड ऑर्डर हो सकते। अगर यहाँ पे 1 होता है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो ये होते क्या, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बट हुआ क्या, एक्चुअल में हुआ बच्चों ये तो K रह गया, इस पे रेट डिपेंड है, इस पे रेट डिपेंड है, बट एक्चुअल में बच्चों ये भी कांस्टेंट निकल गया। इसको मैंने लिखा K डबल डैश, इसको मैंने क्या लिखा, K डबल डैश। ये K डैश था, ये K डैश था, ये डबल डैश था। तो कांस्टेंट और कांस्टेंट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू भी क्या मिलेगी, कांस्टेंट ही मिलेगी। सही बात है, कांस्टेंट और कांस्टेंट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, कांस्टेंट। तो बच्चों यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा आपका, ROR इज इक्वल टू K, और ये जो K लिखा है नॉर्मल बच्चों मैंने K, इस K का मतलब क्या है, K डैश मल्टीप्लाई बाय K डबल डैश। सही बात है, और बचा क्या लास्ट में आपका CH3 COO CH3। सही बात है, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। और यहां से आपको पता चला कि भैया ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमें लगा था सेकंड ऑर्डर 1 + 1 होगा, पर ये कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ पे आप लिखोगे वेयर K इज इक्वल टू K डैश इंटू K डबल डैश, ये आप लिखोगे इसकी वैल्यू। दिस इज द फाइनल योर सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे बच्चों आपका सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कंप्लीट होता है। क्या आपको समझ में आया, टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। समझ में आ गया बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया है तो, वैसे ये तो आसान है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। इसके आगे कोलिजन वाला पार्ट है, तो कोलिजन वाले पार्ट को हम लोग एक नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे अरहेनियस इक्वेशन भी हम लोग को सॉल्व करना है, कोलिजन्स क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, सब कुछ, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, सो आई होप ये लेक्चर आप लोग को मज़ा आया होगा पढ़ने में। जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हैं, पढ़ाई हैं, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो उन चीज़ों को पढ़ना ज़रूर से। ठीक है, आई होप बच्चों ये लेक्चर में आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखना, इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर देना। ठीक है, अपना ध्यान रखना बच्चों, एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।